बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ आपका होस्ट अरशद अली। मिर्च की फसल में यूँ तो बेशुमार बीमारियां होती ही हैं। इनमें फंजीसाइड भी हो सकती हैं, बैक्टीरियासाइड भी हो सकती हैं, इंसेक्टिसाइड भी हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी जो इंतहाई ख़तरनाक है मिर्च की फसल के लिए, और जब ये इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हम चूँकि ख़ुद किसान हैं तो किसानों की दौड़ें लग जाती हैं। ख़तरनाक इसलिए है, आम तौर पे हमारी जो मिर्च की फसल है उसका इख्तिताम जो है, उसका एंड जो है इस बीमारी की वजह से होता है। इसके बावजूद भी कि किसान ने जो आमदन कमा ली है उसका बेशतर हिस्सा रिटर्न इसी बीमारी के मैनेजमेंट पर लगा देता है। जी हाँ, चिली लीफ कर्ल वायरस, इसमें कोई शक नहीं है। इस वायरस के बहुत सारे सबब हैं और इनमें थ्रिप्स, सरे फरिस्त है, ब्रॉड माइट्स हैं, वाइट फ्लाइज हैं। तो शुरू में पौधे की जो टॉप होती है, कॉम्पलें होती हैं, उनके ऊपर जो पत्ते होते हैं वो उनमें कर्ल होता है, वो कॉम्पलें इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छी बात यह है, एहतियात ये करनी चाहिए किसान को, जितने भी इफेक्टेड पौधे आप देखते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं, उनको पहली फुर्सत में तलब कर दें। और उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड शेड्यूल है आपका, उसको टाइट कर दें। इसके अलावा कभी कभी हफ्ते में एक बार कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जो है ना, उनके स्प्रेज जो है ना वो भी रिपीट कर देने चाहिए। लीफ कर्ल वायरस जब यकदम नहीं ये बीमारी होती, इसकी स्टेजेस होती हैं। जब तक ये कर्ल है काबिले इलाज है, जब ये काबिले इलाज नहीं रहता तो इसे हम वायरस डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ज़ख़म है, जब तक वो काबिले इलाज है तो वो ज़ख़म है, लेकिन जब वो नाकाबिले इलाज हो जाता है तो वो फिर कैंसर है। इसी तरीके से हमने अपनी इस फसल का जो मसला है इसको लेके चलना होता है कि फौरी तौर पे जो इफ़ेक्टेड प्लांट हैं उनको तलफ़ करें और शेड्यूल जो है पेस्टिसाइड का उसको टाइट करें। कभी कभी जो है कॉपर बेस्ड फंजीसाइड भी रिपीट करें। वो इसलिए कि अगर पौधों में जरा बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं, वायरस बन रहा है, तो वो किल हो जाए। ठीक है। तो इसकी एक स्टेज आती है जब ये वायरस में कन्वर्ट होता है, उसकी चंद निशानियां हैं। जो लीव्स होते हैं वो अपना डिस्टेंस कम कर देते हैं, पत्तों की जो गेज होती है वो मोटी हो जाती है, पत्तों के कलर चेंज हो जाते हैं, फूल का साइज वो छोटा हो जाता है, फल ना होने के बराबर होता है, ग्रोथ मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो जाती है, फल अगर लगता भी है तो वो टेढ़ा होता है। इस स्टेज को आप डिक्लेयर कर सकते हैं वायरस। और वायरस जब डिक्लेयर हो जाए फिर मेरा मशवरा है आप इसकी मैनेजमेंट पे खर्चा ना करें। इसको इस तरह ही आप इससे फ्रूटिंग लेते रहें। जो पौधे बचे हुए हैं 10 दिन, 15 दिन, महीना, जब तक आप पिकिंग ले सकते हैं लेते रहें, उसके बाद इसको रूटावेटर कर दें। लेकिन इसके पहले का जो प्रोसेस है
जब आपने एक या दो या चंद पौधे इफेक्टेड देख लिए, वहां से लेकर और वायरस डिक्लेयर होने तक इसका एक शेड्यूल बनाएं, आप एक मैनेजमेंट तैयार करें इसकी। इसमें थ्रिप्स, वाइट फ्लाइज और ब्रॉड माइट्स, इनके लिए जो स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट हैं उनको फोकस करें, और इनके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र है उसको भी फोकस करना है, ताकि कुव्वत मुदाफ़ियत पौधे की जो है ना वो रहे, बरकरार रहे, और वो बीमारी से लड़ने में मामन साबित हो। तो इस मैनेजमेंट के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो स्प्रेस मेरी नज़र में हैं या जो हमारे इस्तेमाल में हैं। इनमें रेडिएंट है, अरिस्टा क्रॉप साइंस का है, पायरेट है स्वात एग्रो का, डैनरडेम है, ये भी स्वात एग्रो का है। थ्रिप्स पे इनका अच्छा कंट्रोल है। और इसके अलावा आप एबामेक्टन है, उसे भी इस्तेमाल में रख सकते हैं। ये थ्रिप्स पे और ब्रॉड माइट्स पे बैकटेम काम कर रहा है। डायफेंथुरान है, वो माइटी साइड बहुत ज़बरदस्त है। तो माइट्स के लिए डायफेंथुरान, एबामेक्टन, और थ्रिप्स के लिए आपके पास रेडिएंट है, पायरेट है, क्लोरोफिना पायरे इसमें, और डैनाडेम है, डाइमेथोएट है इसमें। तो ये चंद स्प्रेज हो गई। वाइट फ्लाई के लिए आप बेप्रोफ्यूजन इस्तेमाल कर सकते हैं अंडे बच्चे की मैनेजमेंट के लिए, और पायरिप्रॉक्सिफिन इस्तेमाल कर सकते हैं अंडे बच्चे की मैनेजमेंट के लिए। अडल्ट्स जो फ्लाइज हैं उनके लिए मादा जो बालग मक्खियां हैं उनके लिए असीटामेप्रिड 20% वाला जो है वो बड़ा अच्छा कारगर है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि वाइट फ्लाइज और ब्रॉड माइट्स और थ्रिप्स जो है इसके ऊपर मैं अलग अलग एक एक वीडियो जो है ना वो तफसील के साथ दूं, लेकिन यहाँ पे जो कारगर प्रोडक्ट हैं इनको मजमूई तौर पे वो मैंने आपको बतला दिए हैं। तो इनको आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना आप मिला के रिपीट करते रहें। तो इसका शेड्यूल आप 6 दिन का, 5 दिन का रखें कि मैंने 5 दिन के बाद इसको रिपीट करना है दोबारा, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो काफ़ी कंट्रोल रहेगा। इसके दौरान अगर फिर भी कोई पौधे इफेक्टेड नज़र आते जाते हैं तो उनको आप साथ साथ निकालते रहें, ठीक है ना। और जब कंप्लीटली वायरस डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर उसकी मैनेजमेंट पे आप खर्चा ना करें, मेरा मशवरा यही है। क्यों कि बहुत सारे भाई जो अपनी आमदन वो कमा के बैठे होते हैं, उसको एक लालच के तहत दोबारा जो है ना दवाइयों की मद में खर्च कर देते हैं, और वो किसी मतलब काम नहीं आता, क्योंकि वायरस कंट्रोल नहीं होता फिर, ठीक है। तो इसके साथ आप कभी कभी इस मैनेजमेंट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को शामिल कर लें, और सिन फैमिलीज़ में टेरामाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, कसोगामाइसिन है, वैलिडामाइसिन है, इनको भी कभी कभी रिपीट में रख लिया करें, ताकि जो वायरस है जो अगर बन रहा है या पैदा हो चुका है या मतलब वो इफेक्ट हैं उसके, तो वो ख़त्म हो जाए साथ में, ठीक है। वैसे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तगड़ा बैक्टीरिसाइड और फंजीसाइड है, और इसके साथ एक कम्बिनेशन भी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कसोगामाइसिन की, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो कभी कभी आपने कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इस्तेमाल करने हैं, और इसके साथ जो चंद प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं इन पेस्ट के लिए, उनको सख्त उनका शेड्यूल रखें, और फर्टिलाइज़र पे फोकस करें, ताकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पौधे में रहे, वो बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत रहे, तो इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं वो बेहतर रहेंगे। हमारी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव हुई है तो इसे आगे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मालूमात आगे शेयर हो और दूसरे किसानों का भला हो। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।